अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रिपोर्टर्स कॉर्नर में समा की नुमाइंदा सुमेरा खान दीगर रिपोर्टर्स उस्मान खान, टिका खानसानी और सुहेल रशीद के साथ मौजूद हैं। जी सुमेरा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के रिपोर्टर कॉर्नर से एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और ख़बरें इस्लामाबाद में आज बहुत ज़्यादा हैं, तो विदाउट एनी फर्दर डिले और ड्यू उस्मान खान, आप बताइए इस वक्त आपके पास नाजरीन के साथ शेयर करने के लिए क्या है? देखिए, पॉलिटिकली इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं उसमें हुकूमत की तरफ से जिस किस्म का रवैया हो रहा है, होना तो ये चाहिए कि वो एक मिसाल आपने सुनी होगी ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कौवा कौन है और हंस कौन है? इसमें अब कौवा यकीनन हुकूमत है कि आप मनाने चले थे अपोजिशन को कि आपने मुज़ाकरात करने हैं, सियासी अफाम तफहीम रखनी है ताकि माहौल साजगार रहे सियासी तौर पर, पाकिस्तान आगे लेकर के चले, लेकिन आपने अपनों को भी नाराज़ कर दिया। पीपल्स पार्टी जो है वो जब से आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान की सियासत में जो है वो बड़ी गहमा गहमी भी पीपल्स पार्टी ने पैदा की है, गर्मा गर्मी भी हम देख रहे हैं और आज भी माहौल नहीं है ऐवान में। मुस्लिम लीग नून के अरकान भी नहीं आ रहे था। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के माबैन मामला तय हो चुके हैं, वो क्या तय करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब इस वक्त जहाँ मैं आया हूँ पार्लियामेंट हाउस से, इस वक्त भी एक बैठक हो रही है। राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ जो कि साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं, उनके माबैन जो है वो गुफ्तगू शुनीद हो रही है, एक सेशन अभी हो रहा है। लेकिन जो पिछले 2 दिन में हमने देखा है, जो तमाशा ईवान में हुआ कि कोरम पूरा नहीं था, अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही की, उसके बाद वो कहते हैं ना स्यापा पै गया हुकूमत को हुई थी कि अब पीपल्स पार्टी की तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा के लिए आ जाएं, इज्जत बचा लें, हुकूमत की सुबकी हो रही है। लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर साफ इनकार कर दिया था कि इस मामले के ऊपर कोई ताउन नहीं कर सकते हैं। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि आप इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, लेकिन हम आपके इत्तेहादी हैं, हम आपके साथ बैठे हुए हैं, हम आपकी स्ट्रेंथ भी हैं, लेकिन कोई मशावरत नहीं है, किसी किस्म की कोई आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो जब बगैर मशावरत के आप कानून साजियाँ कर रहे हैं, हाउस चला रहे हैं या बड़े फैसले अगर आप ले रहे हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी के खदशात, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पार्लियामेंट के बाहर आकर नाराजगी कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर पहुँचे। बिल्कुल नाराजगी है। और बिलावल साहब ने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि जब तक मामला तय नहीं होते हमें मुतमईन नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये हमारा एहतजाज कह लें या जो भी इसको नाम दे ले, उन्होंने कहा है कि हम ताउन नहीं करेंगे हुकूमत के साथ। अब इंतजार हो रहा है कि बिलावल की और वज़ीर आज़म की कोई मीटिंग होगी और उसके बाद अगर मामला तय होते हैं तो फिर ये मामला आगे चल सकते हैं। और एक और कोशिश हो रही है कि अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड किया जाए। तो कोशिशें ही हैं, अभी तक कोई कामयाबी ये इसके ऊपर आप सेव रखिए एनर्जी में वापस आऊंगी। टिका सानी, आप भी पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को कवर करते हैं, गो के बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये बताइए कि इस वक्त ये जो ग्रैंड ओपोजिशन, जॉइंट ओपोजिशन, ये ओपोजिशन और वो ओपोजिशन, असल में ओपोजिशन है क्या? कोई खाका निकला अभी तक? कोई तस्वर उभरा कि नहीं? बिल्कुल, ये आपने जो कहा ना अपोजिशन, तो ये जॉइंट अपोजिशन है। बेसिकली 5 बड़ी जमातें पीटीआई है, इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, इसमें मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन है और दूसरा वो अचकज़ई साहब की जमात है, इसके साथ साथ वो है जमीयत उलमा इस्लाम, बिल्कुल एक उसके एमएनए है, नहीं जमात है उनकी, पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी, एक रुकन के साथ जमात है उनकी। हाँ जी, और उसके साथ सबसे बड़ी अब जो जमात आई है इसके बाद पीटीआई के बाद वो है जेयूआई की। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये ब्रेन बेबी है किसका, तो ये तो है पीटीआई वालों का। पेशावर से कुछ दिन पहले आपको पता है, लोग समझ रहे हैं शायद ये फौरी एपिसोड हुई है, ये कोई अभी किसी तरमीम की वजह से इत्तेहाद हो रहा है, होगा इत्तेहाद तरमीम की वजह से, लेकिन ये पीटीआई की ज़रूरतें थी कि मौलाना साहब को मनाएं, साथ मिलाएं, और उसके साथ अब हम मौका है बेहतरीन उनको साथ लेके चलें। एग्रीमेंट हुआ पेशावर में, उसके बाद फिर 2 बड़े अपोजिशन लीडर्स इस पे शामिल हुए। ये उनका इंटरेस्ट नहीं था, ये इन्हीं का था, दोनों जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई का इत्तेहाद हो गया है। अब आप देखिएगा, अभी तक तो ईवान के अंदर की बात हो रही है कि पार्लिमानी मोड़ पे, इसके साथ साथ जो भी बिजनेस है पार्लिमान का, उस पर अगली नशिस्त ये होगी मौलाना फजल रहमान के घर नशिस्त, उसके बाद कल रात गए तक ये जारी रही। उनके घर पर नशिस्त है ना, तो फिर अल्लाह खैर करे। नहीं, ईमान के कल पार्लिमान हाउस के अंदर भी नशिस्त हुई है। और आज की सबसे बड़ी खबर तो जो है ही है ना, कि आज मना रही है पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून, और सबसे लंबी खबर जो है, सबसे लंबी खबर एलामिया है आज वो ग्रैंड अपोजिशन का या जॉइंट अपोजिशन का, जिसमें उन्होंने सारा उन्होंने अपना नुक्ता नज़र तो आज यही बयान किया है कि खारजा पॉलिसी पे नज़र रखेंगे, महंगाई पे नज़र रखेंगे, मिल के 5 जमातें जो हैं, फाल जो हैं वो 4 हैं, ये मिल के नुक्ता हर मामले पे फैसला करेंगी। इजलास बुलाना हो, इजलास ख़त्म करवाना हो, कोई
कट मोशन हो या फिर कोई भी तो चीज ये हो, जो कोई पीछे तहरीक इस पे हो। प्लेटफॉर्म्स बनते रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ आइन, तहफ़्फ़ुज़ ये, तहफ़्फ़ुज़ वो, ये सब फिर डिस्कार्ड होते जाएंगे या दे आर कैरिंग फॉरवर्ड एवरीथिंग विद इट? नहीं देखिए, वो अपनी जगह पे है। ये तमाम जमातों का एक नया हाँ। इतिहाद है जो पार्लियामान के अंदर होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान तो पार्लियामान के बाहर था ना, लेकिन ये फर्स्ट फेज है इस इतिहाद का। क्या है, मतलब उसको भी हमने रिडंडेंट ही देखा है, तो क्या ये इतना बड़ा एक्टिव होगा? अहम आपने बात की है। हाँ। बेसिकली ये नया इतिहाद दिखावे का इतिहाद जरूर है। हाँ। सारे वही मसाइल, वही एजेंडा, वही नुक्ता नज़र, वही इलामिया, हाँ। हर चीज़ वही है, लोग भी वही हैं। मौलाना फजल रहमान की पहले भी वही हैं। इशू टू इशू वही है। हाँ, बड़े खिलाड़ी हैं, अब बड़े खिलाड़ी हैं। चाह रहे थे मौलाना फजल रहमान भी वही है, अब बड़े खिलाड़ी हैं। ये बनेगा तो क्या? ये देखें, अब तो बात चल निकली है, लेकिन हाँ। असल इनका जो मंजिल है वो पार्लियामान के बाहर है। अच्छा, क्योंकि चाहे वो हवा चल रही है 27 लेकिन धूप सितंबर बहुत हो। ज्यादा है, इसलिए सेव योर एनर्जी। आई क्विकली गो टू सुहेल रशीद। बिल्कुल, और वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मैंने सुना था कि सिर्फ सियासी नहीं, इंतजामी मामला। मैं वापस अभी उस जाने पाऊंगी। सुहेल, मुझे सबसे पहले तो हम कश्मीर से शुरू करते हैं। क्या सिचुएशन है, देखने और सुनने वालों को क्विकली एक अपडेट दीजिए। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात या उससे पहले मजीद कोई अंडर द कारपेट, अंडर द रैप्स कोई और इत्तेहाद बन रहा है, कोई सलाम दुआ कहीं कुछ और हो रही है, हालात क्या है? देखें, इस बार जो है ना वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में काफ़ी चीज़ें नई हैं और पहली बार हो रही हैं। एक तो ये कि अभी तक एक इलाके में इलेक्शन नहीं हुआ लेकिन हुकूमत तो बन रही है। दूसरा ये कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम ऐसे 7 पर्दों में छुपा कर रखा गया है कि मुस्लिम लीग नून वहाँ पर अब मेजोरिटी पार्टी है, लेकिन आखिरी वक्त तक स्पीकर का इंतखाब हो चुका है और खुलकर कह नहीं रहे। और जिस आप लीडर को कॉल करेंगे तो वो फ़ोन भी अटेंड नहीं करता और करें भी तो कहते हैं जी अभी हम नहीं कुछ जानते, अभी कुछ नहीं जानते। तो अभी तक अगर कुछ नहीं जानते, मेरी इतला ये है कि शाह गुलाम कादर जो है अगेन फेवरेट में है। अगरचे वहाँ पर बातें ये चल रही हैं कि टेक्नोक्रेट की सीट पर जो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुजफ्फराबाद से कामयाब करार पाए हैं, अगरचे वो जनरल इलेक्शन में हार गए थे अपनी नशिस्त। पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनके हल्के में जलसा किया था और ये हवा बनी थी कि यहाँ से ये जीतेंगे और प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, लेकिन वो इलेक्शन हार गए। अब उनको टेक्नोक्रेट की सीट पे लाया गया और ये बातें चल रही है कि टेक्नोक्रेट प्राइम मिनिस्टर बन जाएं वो। हालांकि उनकी जगह जो फेवरेट उम्मीदवार पहले थे वो मोहसिन अजीज थे, जिन्होंने मौजूदा हालात में हवेली के अंदर सैयद अली शाह गिलानी वाले नारे लगवाए। एक तो वो इलेक्शन जिस तरह से आ रहे हैं उस पर वो सवालात नून लीग के अंदर ही उठ रहे हैं, फिर उनको टेक्नोक्रेट की सीट पर भी नहीं लाया गया और उनकी जगह इफ्तिखार गिलानी को लाया गया मुजफ्फराबाद से। तो नून लीग के अंदर खींचातानी है। जो सबसे बड़ी चीज़ है आज़ाद कश्मीर में होता यह है कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है और वहाँ पर अभी अगर पहले से नाम डिस्क्लोज हो जाता कि फ़लाँ को हम प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, जैसे कि चौधरी तारिक फारूक का नाम आने पर वहाँ पर नून लीग के अंदर एक इसराफ पाया जा चुका था, बिलखसूस जो मुजफ्फराबाद डिवीजन है यहाँ पर, कि दोबारा उसी हल्के में प्राइम मिनिस्टरशिप जाएगी जहाँ से अभी चौधरी अनवारुल्लाह रह चुके हैं। तो इसलिए नाम सिगा राज में रखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फौरी तौर पर एक धड़ा बने, वो पार्टी के खिलाफ लोगों को कहे और वोट भी ना डालें और वहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वहाँ फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है। इसलिए इसको छुपा कर रखा जा रहा है। परसों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शाह गुलाम कादर से रब्ता किया, वहाँ पर कहने वाले ये कहते हैं कि उन्हें बताया गया कि आप भी उम्मीदवार हैं, लेकिन खबर ये है कि वहाँ ये भी बताया गया कि अगर आप पे सोचा जाए तो फिर भी चीज़ें कंट्रोल में रहें, क्योंकि इफ्तिखार गिलानी नवाज शरीफ के काफ़ी पसंदीदा थे, लेकिन टेक्नोक्रेट पे उनको लाने की वजह से बहुत से मसाइल खुल सकते हैं, वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। नून लीग की अंदरूनी सफ़ों में जो है वो इत्तेहाद अगर टूट गया। और हसास मौके पर मियां नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे कि वहाँ गड़बड़ हो। मियां नवाज शरीफ चाहते क्या हैं, यही तो सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। सबसे पहले तो आज मैं एक जगह पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं कि सूबे ने बने या ना बने, हमें कहा गया, नून लीग वाले कह रहे हैं कि हमें नवाज शरीफ साहब ने मना किया कि आपने इस पर राय नहीं देनी। भाई आप लीडर हैं, आपने राय क्यों नहीं देनी? फिर कहा जाता है जी कि आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, अभी नहीं बताना। भाई क्यों नहीं बताना? आप वहाँ पर मेजॉरिटी क्लेम कर रहे हैं। अमंग्स्ट द मैसेज लोग फिर परेशान होते हैं। अनरेस्ट तो एक तरफ है। सोहेल, मैंने एक और भी क्वेश्चन आपसे आना है जो कि इसी हवाले से कि बानी पीटीआई की अस्पताल हवालगी आना जाना, जरा उस पर अपनी एनर्जी रखिएगा। माइक में अब इधर दे मुझे लगा आप कब्जा करने वाले। I'll have another round of question. उस्मान, क्विकली ये बताइए कि अभी कैपिटल के अंदर मजीद आप क्या देखते हैं? आई नो इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान भी बहुत खींचातानी है, मगर उनके अपने इत्तेहादियों के माबैन भी बहुत खींचातानी है। तरामीम का भी हमने कुछ सुना था बीच में, नए सूबों की भी बात आ गई। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फ्लेवर राइट नाउ इन द कैपिटल? देखिए, किसी को भी कुछ पता नहीं है। अच्छा, अगर सियासी लिहाज से देखें तो सब लोग ब्लाइंड हैं। किसी को कुछ पता नहीं है, पता है और पता नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि होना क्या और हो क्या रहा है और कहाँ से हो रहा है। अब ये जो कश्मीर की बात कर रहे थे, नवाज शरीफ कंफ्यूज है एक्चुअली। उनको पता है, उनकी ख्वाहिश कुछ है, एक ख्वाहिश है उनकी, लेकिन शायद बी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है।
तो उनको भी ये कन्फ्यूजन चल रही है और अब वो नया तरीकाकार जो ढूंढा जा रहा है, अगर ना बनाना हो और अगर वो प्यारे ना हो जो गिलानी हैं बैरिस्टर जो हैं, तो अब शायद उनको टेक्नोक्रेट ना बनाया जाता। ये बाय डिज़ाइन उनको टेक्नोक्रेट बनाया गया। अब उसके मकासद वो आज वज़ीर आज़म बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन उनकी सिफारिशें बहुत ज़्यादा तगड़ी हैं, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को भी प्रॉब्लम आ रही है कि शाह गुलाम कादिर का क्या किया जाए। लेकिन चूंकि बात पाकिस्तान की सियासत की हो रही है, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है और सब जमातों को कन्फ्यूजन है। बट ही इज अ बेटर पर्सन, ही शुड नॉट बी इग्नोर्ड। शाह गुलाम कादिर भी उनकी अपनी काफी स्टैंडिंग है, पार्टी के सदर हैं, हाँ। लेकिन जिस किस्म का रोल इस इलेक्शन में पार्टी के अंदर से प्ले किया गया, तो नवाज शरीफ को ये कंफर्म है कि पार्टी के जितने सीनियर लोग थे उन्होंने अपने लोगों के खिलाफ साजिशें की हैं, उनको हरवाया है। तो इसलिए वो तमाम लोग सोच समझ के अगले फैसले किए जा रहे हैं। हाँ। और ना उनको कुछ लाहौर में कुछ पता लग रहा है, ना इस्लामाबाद में और ना मुजफ्फराबाद में, और ना एक कंफ्यूजन और ना हमें कुछ पता चल रहा है। क्विकली, सिर्फ आपके पास 30 सेकंड है टिका सानी, क्विकली आप बताइए कि आपने कुछ इस हवाले से भी बातचीत की थी कि ये सारा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर तो है ही, मगर साथ साथ पीटीआई की तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि सामने आना या उस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। व्हाट वाज दैट? जी बिल्कुल, वो चूँकि एतराज़ कर रहे थे ना कि सिटी एनजीओ मशीन ख़राब है, तो वो आज वजाहत आ गई है कि वो 2022 से थी। हमने भी ये खबर दी थी कि 2022 से मौजूद है, लेकिन कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई। अब सिटी स्कैन आज मिनिस्टर ने भी जवाब दिया है कि सेहत भी ठीक, सिटी स्कैन भी है, तो हर चीज़ है। तो ये सोच समझ के सियासत पे सियासी मामला पे बात करनी चाहिए। इसको भी सेहत को सियासत नहीं बनाना चाहिए। अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो मेरा मकसद ये है कि पार्लियामान के अंदर भी मिनिस्टर ने कह दिया मशीन भी है, वो कन्फ्यूजन दूर हो गई। और बाकी मामला जो है वो यकीनन अब पीटीआई अब किस अंदाज में आगे बढ़ती है ये देखना होगा। पीपल्स पार्टी साथ नहीं आती तो इत्तेहाद तो जितने मर्जी बनते रहें, उसका फायदा कोई फायदा नहीं होगा। काश कोई ऐसी मशीन भी हो जो कन्फ्यूजन्स को दूर कर सके, खास तौर पे ये सामने जो बिल्डिंग है पार्लियामान उसकी। सुहेल, आप बताइए, बानी पीटीआई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अब तक का क्या रोल है, और ये जो वफाकी अदालत और आईनी अदालत और ये अदालत और वो अदालत, इनका जो आपस में मसला चल रहा है, क्विकली यू हैव जस्ट 1 मिनट। देखें, इस वक्त ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में एक तो नजरसानी की दरखास्त है गवर्नमेंट की, उसको कल नंबर अलॉट हो गया था, लेकिन उसको जल्द मुकर्रर करने की जो इस्तदा थी ज़ुबानी तौर पर, उसको डिक्लाइन किया गया। आज जो पीटीआई की जानिब से बेसिकली उस्मा खान की जानिब से कंटेम्प्ट की पटिशन फाइल की गई थी, उस पर एक ऑब्जेक्शन था। हम पिछले 3-4 साल से देख रहे थे इस तरह की जब पटिशन आती थी, अगर ऑब्जेक्शन लग जाए तो उसको वापस कर दिया जाता था सिंपली। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है मामला। बैरिस्टर गौहर का रजिस्ट्रार से टेलीफोन पे रब्ता होता है, वो उन्हें कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। वो फैसिलिटेशन सेंटर में खुद आके रजिस्ट्रार उनसे मिलते हैं और कहते हैं जी कि ये एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है। वहीं पे वो ऑब्जेक्शन रिमूव होता है और वहीं पे उस दरखास्त को नंबर अलॉट भी हो जाता है। और उसके बाद एक अर्ली हियरिंग की पटिशन भी आ गई है कि ये चूंकि उनकी लाइफ का मामला है तो इसको फौरी तौर पर टेकअप किया जाए। तो जरा ये बताते हैं कि कल तो छुट्टी है, जुमेरात जुमे का दिन बड़ा अहम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दोबारा टेकअप होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर बड़े होपफुल हैं और बैरिस्टर गौहर पीटीआई में वो फेस हैं जो जब होपफुल उसी वक्त होते हैं जब कुछ होने वाला होता है। यानी वो उसी अस्पताल में दोबारा उनको लाना चाहेंगे जहां से उनको लेकर पिम्स जाया गया था। बिल्कुल, उनका ये मौकफ है, आ सकता है आपकी वाज़े तौर पर पीटीआई का ये मौकफ है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनको क्या अदालतों को ये पता है कि बाकी कैदी भी यही चीजें मांग रहे हैं? तो बाकी कैदियों का मेरिट पर मामला देखा जाएगा। हम आपको बताएं, बाकी कैदियों की जहाँ तक बात है ना, चंद माह पहले चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने एक कैदी की आम कैदी की दरखास्त पर कहा था कि इसको ले जाएं जहाँ के। ओके, इसी के साथ हम लाहौर वापस जाते हैं। बाकी जो मामलात कैदियों के हैं वो अगले रिपोर्टर कॉर्नर्स में हम जरूर डिस्कस करेंगे।